नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार का भौगोलिक संरचना। इसके साथ साथ बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, नदीय भाग, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को आप किताब में पढ़ के नहीं बना सकते, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो यहाँ से जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं अब तक बीपीएससी में या आगे भी पूछने की संभावना बनेगी, आप सारे सवाल को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि भौगोलिक रूप से उसको अगर हम मैप पे देख लेते हैं तो वो हमें क्या होता है, हमें दिमाग में वो बैठ जाता है और याद रहता है। उससे सोच करके उस ऑप्शन से भी बहुत सारे सवाल को आप आंसर देने में कामयाब हो जाते हैं। कब? जब आप उस सवाल को समझ के पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार जो है मूल रूप से 3 भाग में बांटा हुआ है। इसका पहला है शिवालिक पर्वत क्षेत्र, जिसको तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा इसका गंगा का मैदान और तीसरा है इसका पठारी क्षेत्र, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार का जो अवस्थिति है। बिहार आपको जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसको ध्यान रखना। बिहार का जो अवस्थिति है वो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे है और देशांतर पे है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट देशांतर पे है। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी सवाल जो है पूछने की संभावना बनती रहती है। तो गंगा नदी इधर से आती है और इधर की तरफ बहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का जो पश्चिमी पार्ट है वो क्या है, ऊंचा है और पूर्वी क्या है, नीचे है। यानी कि मैप पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम ऐसे देखते, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का जो नॉर्थ में जो है एक देश है, उसका नाम है नेपाल। यानी कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है एक देश से, उसका क्या नाम है, नेपाल। बिहार के पूर्व में ईस्ट में कौन सा राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। इसको ऊपर लिख देते हैं। बिहार के पूर्वी जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और बिहार के जो साउथ में झारखंड है। झारखंड हमारा बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, ध्यान होगा आप लोग को, ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को, है ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, और बिहार के जो इधर पश्चिमी साइड में है उसको है यूपी। तो हम लोगों ने क्या देखा, बिहार जो है ना वो 3 राज्य से सीमा बनाता है। पश्चिम में यूपी, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है बिहार, वो कौन सा देश से, तो वो बनाता है नेपाल से। इसको ध्यान रखना है ना। अब जो हम चर्चा कर रहे थे इसका भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक संरचना के बारे में, तो इस तरफ का जो क्षेत्र है नेपाली तरफ से, जो बिहार का जो क्षेत्र है उत्तरी तरफ, तो यहाँ से हिमालयन क्षेत्र जो है, हिमालयन क्षेत्र का एक पार्ट है, उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक पहाड़, शिवालिक पर्वत जो है वो सबसे जो है न्यू पर्वत है और शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही जो है एक यहाँ पे क्षेत्र है, उसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी, है ना। तो सोमेश्वर श्रेणी ये जो है ये किधर है, ये पश्चिम चंपारण में है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सोमेश्वर श्रेणी ही नेपाल और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। ये सवाल बीपीएससी में या 60वीं या 62वीं में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा श्रेणी है जो बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो सोमेश्वर श्रेणी। और इसी सोमेश्वर श्रेणी के नीचे में जो है आपको तराई क्षेत्र पाया जाता है, जो पर्वतीय पाद क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं। और वहीं पे आपको रामदून घाटी है, उसके बाद दून घाटी है ना। तो ये सब चीज कहाँ पे, ये सब यहाँ पे है। तो इसका पहला कौन सा क्षेत्र हुआ, पहला हुआ पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है यहाँ इधर है दक्षिण बिहार में। इसको चलिए हम मैप को समझने के लिए जो हमने बनाया था इसको मिटा देता हूँ। आप लोग एक बार समझ गए होंगे कि नीचे दक्षिण है, ऊपर में उत्तर है, दाहिना तरफ क्या हो जाता है, ईस्ट, और इधर वेस्ट होता है। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये आपको क्या है, ये पठारी क्षेत्र हुआ। ठीक है, और ये मैदानी क्षेत्र हुआ। तो अब हम चर्चा कर रहे थे बिहार मूल रूप से कितने पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में, पर्वतीय और तराई क्षेत्र, पूरा ये मैदानी क्षेत्र, और दूसरा तीसरा हो गया आपको पठारी क्षेत्र, है ना। अब देखिए गंगा जब इस बिहार को ऐसे जाती है तो गंगा जो है बिहार को 2 पार्ट में बांट देती है। और इसी दोनों पार्ट को, इसके उत्तर वाले भाग को बोलते हैं गंगा का उत्तरी मैदान और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी मैदान, नॉर्थ और साउथ। सवाल ये भी पूछ लेता है कि बिहार का पूरब से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर इसका चौड़ाई है। ठीक है, तो ये आपको पूरब से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है।
इसको आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर से दक्षिण में जो इसकी मोटाई है यहाँ से यहाँ, ये आपको है 345 किलोमीटर। ठीक है, तो बिहार का जो है उत्तर दक्षिण लंबाई कितना है 345 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है 483 किलोमीटर। यानी कि बिहार का जो है भाग पूर्व से पश्चिम को ज़्यादा लंबा है। ठीक है ना, चौड़ाई है। और लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर, जो 483 किलोमीटर से कम है। ठीक है, और आपको ध्यान ये भी रखना है कि समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 173 फीट है। अगर ये मीटर में रहेगा तो लगभग 53 मीटर है। ठीक है, ये समुद्र तल से ऊंचाई है बिहार का। ये भी सवाल पूछा जाता है, कई का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है इसको भी आप नोट कर लीजिए। पूरे भारत का क्षेत्रफल का जो बिहार का जो भूमि है वो आपको 2.86% है। ठीक है, पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना है 2.86%। और पूरे भारत में जितने भी राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जो स्थान है वो आपको 12वां है। ठीक है, अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके पूछ लिया जाएगा तो ये 12वां से बढ़ के आपको 13वां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 पार्ट में भारत सरकार उसको क्या किया, बांट दिया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसमें से जो लद्दाख जो है आज भी बिहार के क्षेत्रफल से उसका बड़ा क्षेत्रफल है। लेकिन बिहार इससे पहले भी 12वां राज्य ही था। जब तेलंगाना बना था तब वो फिर 13वां हो गया, और जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद फिर वो 12वां हो गया। वन बिहार में 7.84% पर वन पाया जाता है। ये लेटेस्ट डेटा, ये काफ़ी इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 7.84% पर क्या है बिहार में वन क्षेत्र पाया जाता है। और बिहार में सर्वाधिक वन जो है वो कहाँ, वो कैमूर में, कैमूर इस तरफ है, यहाँ पे जो सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है कैमूर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है तो कैमूर में। लगभग यहाँ पे जो है 31% प्लस लगभग यहाँ पे जो है बिहार में कैमूर में वन क्षेत्र पाया जाता है। और सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है, लगभग 0.7% शेखपुरा। ठीक है, कितना 0.17%। बिहार के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% पर क्या है वन पाया जाता है। और पूरे बिहार में ऐसा कौन सा जिला जहां सर्वाधिक वन पाया जाएगा तो कैमूर में। कैमूर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है शेखपुरा में 0.17%। तो ये जो मूल रूप से जो मोटा मोटी जो टॉपिक है यहाँ से सवाल बनते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बिहार का जो हमारा क्षेत्र है वो किस काल का है, कौन नया है कौन पुराना है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि सवाल यहाँ से भी कई बार पूछा गया। बीपीएससी में लगभग 62वीं से माने 58वीं से 59वीं से कंटिन्यू सवाल आपको यहाँ भौगोलिक क्षेत्र से सवाल पूछा जा रहा है, जो आपको ये मैप से पूरा पकड़ में आ जाता है। ऑप्शन से आप पकड़ लेते हैं। अगर आप उसको बुक में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो भी आपको हो सके कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हम ये भी चर्चा करेंगे क्लास में आगे कि कौन सा नदी किधर से आ रही है। ठीक है, पूरे बिहार में जो सबसे पहले का जो जगह क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपको आर्कियन युग का क्षेत्र है और ये धारवाड़ चट्टान यहाँ मिलता है। तो धारवाड़ चट्टान जो मिलता है, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, आर्कियन युग का धारवाड़ चट्टान। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, राजगीर आदि में। यानी कि यहाँ से लेकर के जो आपको जो क्षेत्र बना हुआ है यहाँ तक, रोहतास से पहले वाला में जितने भी दक्षिण बिहार का जो भी पठारी क्षेत्र है, ये बिहार का सबसे पुराना क्षेत्र है, सबसे पुराना। ये कब का है? ये आर्कियन युग का क्षेत्र है। यहाँ से आपको धारवाड़ चट्टान मिलता है, इसको ध्यान रखना है, धारवाड़। और ये किस युग का है? ये आर्कियन युग का है। बिहार में जितने भी जगह है सबसे पुराना क्षेत्र यही हुआ, धारवाड़ चट्टान। और जो है वो पठारी क्षेत्र में, वो कहाँ से, खड़गपुर की पहाड़ी से लेकर के लगभग गया, नवादा टोटल में जो है आपको है। लेकिन यहाँ रोहतास के आसपास तक आया हुआ है। रोहतास और अगर हम कैमूर को छोड़ दें तो दक्षिण बिहार का लगभग सभी पार्ट जो है पुराना है, जो धारवाड़ चट्टान से संबंधित है, आर्कियन युग का है। ठीक है, इसके बाद का जो पुराना जो वो है, ये क्षेत्र आपको है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विंध्य क्षेत्र, है ना। ये विंध्य क्षेत्र जो है ये विंध्य पहाड़ी से संबंधित है, जो धारवाड़ और चट्टान के बाद दूसरा जो है पुराना
क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र। यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे मूल रूप से जो आपको कैमूर और रोहतास जिला आता है। यहाँ पर आपको मूल रूप से जो पाया जाएगा, आपको पाया जाएगा चूना पत्थर, है ना। यहाँ पर आप देखे होंगे कि चूना पत्थर का यहाँ पे काफ़ी सारा फैक्ट्री भी है। चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको विंध्य क्षेत्र में, जो कैमूर और रोहतास से संबंधित है। इसको ध्यान रखना है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से ध्यान से देखते होंगे तो पूरा याद आपको रहेगा। इसके बाद है टर्सरी क्षेत्र। तो ये जो आप सोमेश्वर श्रेणी देख रहे हैं, यही आपको है टर्सरी क्षेत्र। तो टर्सरी क्षेत्र में जो है सोमेश्वर की श्रेणी है, रामनगर दून है, दून घाटी है। यहाँ पर ही जो है लगभग पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण का क्षेत्र हो गया, ये सारा चीज जो है ये टर्सरी क्षेत्र का। और सबसे जो नया क्षेत्र है वो है क्वार्टली चट्टान। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ये टोटल ये है ना, ये सब क्या है, ये गंगा का ये सब मैदानी क्षेत्र है। तो यही हो जाएगा आपको क्वार्टरी क्षेत्र। यहाँ हम लिख लेते हैं। तो ये जो गंगा का जो आपको मैदानी क्षेत्र, यही क्वार्टरी क्षेत्र या क्वार्टरी चट्टान का। यहाँ पे क्या होता है कि प्रति साल जब नदी, हिमालय नदी उधर से आती है तेजी में, तो छोटा छोटा टुकड़ा को लेके यहाँ पे आती है। वो अपना तरह का नया नया बालू हुआ, पत्थर हुआ, खादर मिट्टी हुआ, ये सब जितने भी चीज़ आपको देख रहे हैं ये क्वार्टरी क्षेत्र का ही पार्ट है। चाहे यहाँ पर बांगर मिट्टी भी अगर दक्षिण बिहार में है तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी क्वार्टरी क्षेत्र का ही पार्ट है ये टोटल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बिहार का जो सबसे पुराना पार्ट है वो है धारवाड़ चट्टान, 1 नंबर में सबसे पुराना। इसके बाद दूसरा नंबर में विंध्याचल क्षेत्र, ये कैमूर और रोहतास का पार्ट, ये दूसरा इसका स्थान आएगा। और तीसरा आएगा टर्सरी क्षेत्र जो सोमेश्वर की श्रेणी है। और सबसे जो नायका और अंतिम में जो चौथा है वो क्वार्टरी क्षेत्र है। कौन, ये आपको पूरा जो है चौथा नंबर पर और सबसे न्यू क्षेत्र यही है। क्योंकि जब नदी का पानी रोज आता है, बराबर आएगा और नया नया वहाँ पे चट्टान लाएगा, नया नया मिट्टी लेके आएगा, तो वो क्या होगा, नया मैदान बनेगा, तो वो सबसे लेटेस्ट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की बात को, इस तरह के सवाल अगर पूछा जाता है, आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। हम लोगों ने मैप पर इसको देख लिया कि सोमेश्वर की जो श्रेणी है यहाँ पे, सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है लगभग 874 मीटर ऊंचा है। उसके बाद जो है रामनगर दून का है, ये लगभग आपको 242 मीटर, ठीक है। और उसके सबसे नीचे है दून घाटी, 240 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सबसे ऊपर सोमेश्वर, रामनगर दून, उसके बाद दून घाटी यहाँ पे है। तो एक बार थोड़ा इसको भी देख लीजिए। आर्कियन युग में धारवाड़ चट्टान जो है हमने बता दिया, खड़गपुर पहाड़ी, ये सब चीज जो आर्कियन युग का, खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, राजगीर आदि, ठीक है, ये धारवाड़ युग की चट्टान है। उसके बाद विंध्या समूह की चट्टान, ये कहाँ का है, कैमूर और रोहतास में। तो यहीं पे कैमूर, यहाँ पे रोहतास, ये क्या है, विंध्य युग का जो है क्षेत्र का ही। और यहाँ पे चूना पत्थर यहाँ पे अधिकता में पाया जाता है, यहाँ पे चूना उद्योग भी यहाँ पे है। और ये इसके बाद दूसरा पुराना जगह है, ठीक है। तीसरा टर्सरी चट्टान, ये कहाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भाग, माने बिहार का जो उत्तर और ये क्या है पश्चिम भाग में जो है, ये क्या है टोटल, ये टर्सरी क्षेत्र का भाग हुआ। उसके बाद क्वार्टरी चट्टान, ये बिहार का मैदानी भाग है, ये बिहार का जो मैदानी भाग यही टर्सरी चट्टान का हिस्सा है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं, फिर इसको हटाते हैं। तो नदी तंत्र को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए एक नदी आती है, वो घग्गर नदी, उसको सरयू नदी भी कहा जाता है, ठीक है, यूपी में। और उसके बाद जो है आपको कुछ दूर फिर बिहार यूपी का बॉर्डर बनाते हुए गंडक नदी आती है, जो गंगा में सोनपुर नदी में आके मिल जाती है। एक यहाँ पे एक बागमती नदी है, वो भी आती है, उसका भी अपवाह तंत्र काफी तेज है। और यहाँ से जो है कोसी नदी आती है, ठीक है, जो गंगा में कुर्सेला में जाके मिल जाती है। और बिहार का जो सबसे पूर्वी नदी है वो यहाँ से आती है, वो उस नदी का नाम है महानंदा नदी। तो एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि ऐसे नदी दे दिया, उसको बोला पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए या पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। अगर आपको ध्यान में रहेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महानंदा नदी है, ठीक है, महानंदा नदी, नंदा नदी के बाद यहाँ पे कोसी, बागमती और यहाँ पे मान लीजिए गंडक है। तो आप बहुत ही आसानी से समझा देंगे कि बिहार का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में जो है नदी है, महानदी है, कोसी है, बागमती है, गंडक है ना, और इधर सरयू नदी है। तो इस तरह से मैप पर देखने से क्या पता चलता है कि हमको वो नदी का जो अपवाह तंत्र वो याद हो जाता है ना। और इसी दोनों बीच के जगह को जो है उसको जो है उसको दोआब कहा जाता है। जैसे आप इसको कह सकते हैं सरयू दोआब, इसको आप कह सकते हैं सरयू गंडक दोआब, या गंडक बागमती दोआब, या बागमती कोसी दोआब, या कोसी महानंदा दोआब। इस तरह से आप कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच के जो जगह है उसको दोआब कहा जाता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र होता है वो भी काफ़ी उपजाऊ होता है। वहाँ पे नया नया मिट्टी, वहाँ पे खादर मतलब जलोढ़ मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता जाती है ज़्यादा होती है कहाँ, जहाँ बराबर बाढ़ आती है, ठीक है।
तो आप क्या देखेंगे, उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए काफ़ी चर्चित है। और उत्तर बिहार के जितने भी नदियाँ आएगी वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है, क्योंकि वो सदा नीरा नदी है। ये काफ़ी तेज़ी से आती है, अपना मार्ग बदलते रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। वो इतना मार्ग बदलता है कि काफ़ी कोसी क्षेत्र में जो है प्रलयकारी बाढ़ लेके आता है, और हर साल जान माल की अधिक क्षति होती है। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। इसीलिए बिहार में जो सबसे पश्चिमी नदी आता है उसका नाम है कर्मनाशा नदी, है ना, ये बिहार में आती है। उसके बाद यहाँ से सोन नदी आती है बिहार में, वो गंगा में जो है आपको दानापुर में गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी आती कहाँ से, वो अमरकंटक से आती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। और अमरकंटक से ही अमरकंटक से 3 नदी निकलते हैं। सोन एक उसमें है, और दूसरा हो गया आपको दक्षिण पश्चिम बिहार से कर्मनाशा नदी के बाद जो नदी आती है उसका नाम है सोन नदी। ये आपको पटना के दानापुर में जो है गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है आपको ये मिल जाती है। पर एक सवाल एक बार बीपीएससी पूछा गया था कि पुनपुन नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिल जाती है, तो ये मिलती है फतुहा में। और निरंजना नदी भी एक है जो फल्गु और निरंजना के नाम से जानी जाती है, वो निरंजना और ये फल्गु नदी जो है ये आपको पुनपुन नदी में पहले मिलती है। पुनपुन नदी मिलने के बाद ये फिर गंगा में वहीं मिलती है जहाँ गंगा में पुनपुन नदी मिलती है, फतुहा में। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है बक्सर के चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद अजय, बाद क्यूल नदी, इस तरह से ये सब जो है दक्षिण बिहार की नदी है। और अजय एक ऐसा नदी है जो बिहार से निकल करके झारखंड की तरफ बहती है। इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी नदी है यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र, पठार से जो क्षेत्र झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ से सभी नदी झारखंड से निकलती है और बिहार की तरफ जाती है। और अजय एक ऐसा नदी है जो आपको बिहार से निकल के झारखंड की तरफ आती है। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं नदी तंत्र जो यहाँ पर आप देखे हैं, यहाँ पे गंडक जो निकलती है, यहीं पे त्रिवेणी नहर भी है। तो कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो वो निकलती है आपको गंडक नदी से, है ना। और यहाँ से कई गो नहर निकलता है गंडक नदी से। आप लोगों ने इसको देखने के बाद एक चीज गौर किए होंगे कि उत्तर बिहार की जो भी नदियाँ आती है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और सभी नदी कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और दक्षिण से जितने भी नदी निकलती है वो उत्तर की ओर बहती है, और सब कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। कहने का मतलब बिहार जो है हमारा, वो बीच में क्या है, गड्ढा है, और दोनों तरफ ऐसे उठा, यानी कि बिहार का जो शेप है यू है। ठीक है ना, मान इधर से भी नदी और इधर से भी आते हैं, बिहार में क्या है, बीच में क्या है, गड्ढा है। और ये गड्ढा किस तरफ है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर है ना, क्योंकि गंगा किधर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर। दोनों तरफ से बिहार का जो मैदान है ऐसे है, और ये गंगा जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो इस तरह से जो बुझिए नदी का बिहार का मैदानी क्षेत्र है। बिहार का मैदानी क्षेत्र का जो शेप है इस तरह से। ठीक है, उत्तर बिहार में आप देखे होंगे, कभी कभी नाम सुने होंगे चौर, है ना, मौन, दियारा, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको उत्तर बिहार से संबंधित है। अब चौर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब पानी बारिश होता है, बारिश होने के बाद यहाँ पे 15 दिन 20 दिन एक आध महीने के लिए पानी अटक जाता है, यानी कि वहाँ पे पानी रुक जाता है, जहाँ पे खेती करने में जो है बाधा आने लगता है। इसको क्या कहते हैं, चौर कहते हैं। मन क्या है, तो उत्तर बिहार की जो भी नदियाँ तेजी में नीचे से गिरती है पानी में, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी इस तरह से घूम रही है। ठीक है, अब पानी जब तेजी में आया तो एक बार क्या किया, वो सीधा रास्ता अपना बना लिया। सीधा रास्ता बनाने के बाद ये जो क्षेत्र जो बच जाता है, यहाँ पे पानी जो हमेशा रुक जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहा जाता है मौन। उसके बाद है दियारा। अब दियारा क्या होता है, दियारा में ऐसा होता है कि जब पानी आता है तो पानी पूरे में छिड़िया जाता है। पानी में छिड़िया जाएगा तब पूरा में क्या हो गया, यहाँ पे पानी हो गया, और बीच में क्या हो गया, यहाँ पे टापू हो गया। यहाँ पे पानी नहीं है और चारों तरफ पानी है, यहाँ तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो यही एक तरह से बुझे समुद्र में इसको टापू कहते हैं, कभी कभी इसको द्वीप भी कहते हैं, नदी। तो इसी को दियारा कहा जाता है बिहार में। तो दियारा, मौन और चौर किस तरह से संबंधित, ये बिहार के उत्तर मैदान से संबंधित है। हमेशा अपना मार्ग जो है बदलता रहता है, और कहीं पे गड्ढा कर दिया, कहीं पे नीचे कर दिया, कहीं ऊंच कर दिया। तो ये सारा प्रॉब्लम जो आपको हिमालय नदी में होता है। जबकि दक्षिण बिहार से जो भी नदी जाती है वो प्रायद्वीपीय नदी है, ये ऐसा नहीं करता है। प्रायद्वीपीय नदी क्या होता है, हमेशा यहाँ पे उसको पानी का मात्रा बिल्कुल सीमित होता है। वर्षा होगा तभी ज़्यादा पानी होगा। यहाँ बरसाती नदी सबको कह सकते हैं, है अभी नदी, लेकिन वर्षा के समय ज़्यादा होता है, और इधर बारिश भी कम होता है।
इस तरह का नदी जो है अपना धीरे 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 चलता है, अपना मार्ग से ही चलता है, अपना कोई मार्ग नहीं बदलता है। इसको ध्यान रखना। हाँ, इस क्षेत्र में एक टाल आप बिहार में सुनेंगे, पटना की तरफ जो है काफी टाल है पटना के क्षेत्र में। तो टाल क्या होता है, टाल में भी वही होता है कि वहां भी पानी रुक जाता है काफी, इसको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने नदी को अपवाह तंत्र को भी थोड़ा सा जो भी बताने का प्रयास किया, आप लोग काफी समझ गए होंगे इसको। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि उत्तर और दक्षिण बिहार में क्या क्या अंतर है नदी में, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। हम देखते हैं कि उत्तर बिहार, ठीक है, और दक्षिण बिहार, अब देखिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में क्या अंतर है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हम चर्चा करें उत्तर बिहार की जो नदियां होगी वो सदा नीरा होगी, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर बिहार के जितने भी नदी होगा वो आपको सदा नीरा होगा। सदा नीरा का मतलब होता है हमेशा पानी रहेगा, है ना, हमेशा सदा नीरा नदी रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा पानी नहीं रहेगा, वर्षा होगा तभी यहाँ पे नदी में पानी रहेगा, नहीं तो पानी यहाँ पे कम रहेगा, पानी की यहाँ पे कमी रहता है यहाँ पे। दूसरा है कि आपको उत्तर बिहार में जलोढ़ मृदा ज्यादा पाया जाए, जिसको बोलते हैं खादर मिट्टी। यहाँ पे खादर मिट्टी की अधिकता होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हमेशा यहाँ बाढ़ के समय में हो चाहे वर्षा के समय में हमेशा यहाँ पे पानी आता रहता है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी वो नया होता है। आपको पता होगा नया जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। इस तरह से इधर जो है आपको दक्षिण बिहार में ये बांगर मिट्टी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पानी जाती है नदी का, लेकिन ये उतना मिट्टी को लेकर नहीं जा पाता जितना कि ऊपर वाले नदी लेके आती है। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है लेकिन पुराना वाला है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो बांगर मिट्टी हो गया, ठीक है। और उत्तर बिहार में और क्या होता है, यहाँ पे खाद्यान्न फसलें बहुत ज्यादा आपको होगा, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, इस तरफ ज्यादा होगा इसकी मात्रा। लेकिन दक्षिण बिहार में क्या होगा, यहाँ पे खाद्यान्न के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे आपको मोटा अनाज हो जाएगा, दलहन हो गया, उसके बाद आपको सब्जी भी आपको हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि नालंदा का क्षेत्र में जो है काफी आलू वहाँ पे होता है और भी साग सब्जी होता है। तो यहाँ पे नकदी फसल आपको दक्षिण बिहार में ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ बाढ़ हमेशा नहीं आती है। और एक चीज और जान लीजिए, उत्तर बिहार में ये आपको बाढ़ प्रभावित इलाका होगा, बाढ़ प्रभावित। और ये सुखाड़, दक्षिण बिहार आपको सुखाड़ होगा, सुखाड़ प्रभावित। तो ये मोटा मोटी जो कुछ अंतरे हो सकता है उसको हमने चर्चा किया। हाँ, उत्तर बिहार में जो नदी है उसको भी आप ध्यान देख लीजिए। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं नदी को पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको है घग्गर नदी, उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा, सबसे पूर्व महानंदा। दक्षिण बिहार में देख लीजिए सबसे पश्चिमी जो है कर्मनाशा, सोन नदी, उसके बाद है पुनपुन नदी, सकरी नदी। इस तरह से ये सब नदी, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे आपको क्या होता है कि बहुत सारे सवाल जो है यहीं से बनते हैं, नदी से, भौगोलिक क्षेत्र से, उसको चट्टान से, यही से सवाल पूछे जाते हैं। आप एक बार जरूर जो है बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको उल्टाइए और आप जो है भौगोलिक क्षेत्र से देखिए, बिहार स्पेशल में काफी सवाल जो है पूछा गया, आप इसे बना लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर होते जाए। थैंक यू।